हेलो गाइस, ये हमारी बुक कोड 509 की यूनिट 7 है जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़। इसमें हम अलग अलग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे रोल प्ले, प्रोजेक्ट मेथड, ड्रामेटाइजेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग। अब सुनने में ये नाम सुने सुनाए लग रहे होंगे, जाने पहचाने लग रहे होंगे, पर जब इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से NIOS को नहीं पढ़ा होता और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो NIOS से ही आ रहा है आजकल DSSB के एग्ज़ाम में। तो हमें इन चीज़ों को स्किप नहीं करना, बल्कि हमें NIOS का कोई भी चैप्टर, कोई भी यूनिट हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, हमें चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ अ लर्नर सेंटर सोशल साइंस क्लास। कि एक सोशल साइंस क्लास जो लर्नर सेंटर्ड है उसके क्या क्या जनरल फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है यूजिंग लर्नर एक्सपीरियंसेस, कि हम बच्चे के एक्सपीरियंस का यूज़ करें। बच्चे सोसाइटी का मेंबर है, वो एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो बच्चे की अगर हम बच्चे के एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी है कि बच्चा भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और पार्टिसिपेट कर पाएगा क्लासरूम प्रोसेस में। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है एग्रीकल्चर का, कि हम एग्रीकल्चर के प्रोसेस में बच्चे को इन्वॉल्व करें। उसके जो प्रीवियस या उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम बोले कि इनको डिस्क्राइब करो। इस तरह से हम देख सकते हैं। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, अब हमें टेक्स्ट बुक से बाहर निकलना है। बच्चे की जो नॉलेज है या जो कंटेंट है उसको हमें एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना है। जैसे अगर हम बच्चे को फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ाएं तो हम बच्चे से कहें कि तुम अपने स्टेट, अपने जो तुम्हारा रीजन है उसके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में पता करो। तो इस तरह से हमें लोकल कॉन्टेक्ट से, लोकल इन्वायरमेंट से, बच्चे के इन्वायरमेंट से चीज़ों को जोड़ना है। यूजिंग कम्युनिटी कम्युनिटी रिसोर्स जो है या जो कम्युनिटी है वो स्टोर हाउस है ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का। और जो स्कूल और कम्युनिटी है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। अब दो तरीके हैं कम्युनिटी रिसोर्स को यूज़ करने के। पहला, हम बच्चे को कम्युनिटी के अंदर लेके जाएं। दूसरा, हम कम्युनिटी को स्कूल के अंदर लेके आ जाएं। तो इन दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज को। फोर्थ है क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन इनटू सोशल साइंस, सोशल इश्यूज़। अब जो सोशल साइंस है उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे सेंसिटाइज कर सकें प्रॉब्लम्स को, और वो चैलेंज जो सोसाइटी के चैलेंज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनके बारे में सोच सकें। तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको एक्सप्लोर करने की आज़ादी देनी होगी, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक इशू हो सकता है, तो वो घर घर जाएं और वो एक फील्ड स्टडी करें कि किस घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस हो रही है, इसके बारे में वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमें एक्सप्लोर करने के मौके देने चाहिए ताकि बच्चे सेंसिटिवली सोशल इश्यूज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट है रेफरिंग टू ह्यूमन राइट्स। अब सोशल साइंस के अंदर एक टॉपिक आता है, स्कोप है ह्यूमन राइट्स की चर्चा करने का, रेफ़र करने का। तो बच्चों को जो ये ह्यूमन राइट्स है इनके बारे में क्या होना है, अवेयर होना है। जैसे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ अ ह्यूमन राइट, कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो एक हमारा ह्यूमन राइट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। क्रिएटिंग स्पेस फॉर डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। अब हमें लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करना होगा अपनी क्लासरूम के अंदर। जो वन ऑफ द वेज ऑफ एम्पावरिंग दैम इज़ थ्रू डेवलपिंग लाइफ स्किल्स इन दैम, कि अगर हमें बच्चों को एम्पावर करना है तो उसका एक वे है कि हम उनके अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप कर दें। लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज़ फॉर अडाप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंज ऑफ एवरीडे लाइफ। जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं वो हमें इस तरह की एबिलिटीज़, इस तरह का पॉजिटिव अडाप्टिव बिहेवियर देती है जो एक डेली लाइफ के चैलेंज और डिमांड को डील करने में किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करता है। जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये भी एक लाइफ स्किल है। आगे है यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल। अब
हम सभी को पता है कि सुनने की अपेक्षा देखना और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी में, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक हमारी मेमोरी में रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज़ करना है। बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का हमें यूज़ करना पड़ेगा। हम सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उससे बच्चे की सिर्फ एक ही सेंस वर्क कर रहा होगा, और जो कि है सुनना। तो हम बच्चे की क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज़ करेंगे, ताकि बच्चे चीज़ों को अपनी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिकली उसको याद कर सकें। रेस्पेक्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़। अब हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। तो हमें बच्चों को भी ये आज़ादी देनी है। बच्चों के जो व्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी है, तभी बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का विकास होगा। लास्ट है हमारा यूज़ ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। एक ऑर्डिनरी सेंस में देखें तो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करना मल्टीलिंगुअलिज्म है। और हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, मदर टंग हैं। और तो जो इंस्ट्रक्शन की हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे की मदर टंग से डिफरेंट हो, अलग हो। तो in such schools, to help the learners to understand the concept without the barrier of language, a teacher can use the mother tongue of the child. अब टीचर को क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे की मदर टंग को यूज़ करना पड़ेगा। हम लिटरली ऐसा नहीं है कि तुम लिटरली ट्रांसलेशन करो चीज़ों का, बट हम कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ जो टर्म्स हैं वो बच्चे की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ताकि वो बच्चा भी ईजिली इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए। अब ये तो बात आई कि क्या क्या जनरल फीचर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जब हम किसी स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी चीज़ जब पढ़ा रहे होंगे तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि नॉलेज उसका ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, या फिर स्किल है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। अब अलग अलग कंटेंट अलग अलग स्ट्रैटेजी की मांग करते हैं। जैसे अगर मुझे पास्ट को पढ़ाना है तो वहाँ पर मुझे स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं उस कंटेंट के हिसाब से उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको सेलेक्ट करूँगी। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मान लो मैंने एक ऐसा रिसोर्स ले लिया जो मेरे क्षेत्र में, मेरे स्कूल में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर ये काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास अवेलेबल हैं, हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के स्किल्स और बच्चे की एबिलिटी, उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस ऑफ द टीचर, कि जो हमारा टीचर है, टीचर ही डायरेक्ट कर रहा है क्लास को, वही स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करने में, पूल करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे भी जो है स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के प्रोसेस में शामिल होते हैं, बट एट लास्ट तो टीचर ही है, टीचर ही तो डायरेक्ट करेगा। तो इसीलिए टीचर की जो रिसोर्सफुलनेस है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। अब जो एनसीएफ है वो भी स्टेट करता है कि चिल्ड्रन को हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे वो एक्सपीरियंस कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, रीड, डिस्कसिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग और एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन स्पीच, मूवमेंट, राइटिंग, ये सारी चीज़ कर सके। ऐसे बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। इवन जो हमारा NPE 1986 है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस को क्या करता है, एडवोकेट करता है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए बाय फॉलोइंग एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, की वो उचित स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले एक्सप्लोर करने की। अब हमें कभी ना कभी नोइंगली या फिर अननोइंगली इन स्ट्रैटेजीज़ को क्लास में यूज़ करना चाहिए और करना
होता है, तो हमें इनके बारे में अच्छे से कैसे इनको अप्लाई करना है बेटर वे में, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी है रोल प्ले। प्ले दो शब्दों से मिलकर बना है, रोल और प्ले। रोल का मतलब होता है किसी भी सीक्वेंस में एक पार्ट को एक्सेप्ट करना। रोल का मतलब है मतलब हम क्या करेंगे, रोल के अंदर किसी एक पार्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उसके पूरे जीवन को, मतलब एक छोटा भाग होता है, हम ये बोल सकते हैं। प्ले का मतलब होता है एक्टिंग इट आउट, यानी उस पर अभिनय करना, एक्टिंग करना। रोल प्ले जो होता है वो ड्रामा के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। वहीं जो ड्रामा है वो फिक्स्ड थीम पर आधारित होता है। रोल प्ले में बहुत सारी थीम हो सकती हैं, देयर मे बी थीम, कोई थीम हो भी सकती है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी थीम हो सकती है, लेकिन जो ड्रामा है उसमें फिक्स थीम होगी। कन्वर्सेशन या जो डायलॉग होंगे वो प्रीफिक्स्ड होंगे, पहले से ही फिक्स होंगे कि तुम्हें ये डायलॉग बोलना है, इसके बाद तुम्हें ये बोलना है। जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो रिजिडली फॉलो होगा, यानी एक इवेंट के बाद जो दूसरा इवेंट है उसका जो सीक्वेंस है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। रोल प्ले के अंदर इनमें से कोई चीज़ होना मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी रोल प्ले के अंदर हों। रोल प्ले की जो कन्वर्सेशन है वो स्टूडेंट्स के ग्रुप द्वारा या उसके जो एक्टर्स हैं जो उसको एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा इवॉल्व होती है, विकसित होती है। जो रोल प्ले है हम उसे विदाउट नेसेसरी रिहर्सल्स के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत रोल प्ले में नहीं पड़ती। स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक फिक्स थीम या फिर एक डिसाइडिंग थीम विच इज़ रिलेटेड द टेक्सचुअल कंटेंट, क्योंकि रोल प्ले का यूज़ हम क्लास में कर रहे हैं तो कोई उसका टेक्स्ट होगा, टेक्सचुअल कॉन्टेक्ट होगा, तो उसके बेसिस पर हमने थीम सोच लेंगे। डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोल कि कौन किस तरह के रोल हैं, कौन से बच्चे उनको रोल को निभाएंगे, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अ स्मॉल रिहर्सल में बी ऑर्गेनाइज्ड इफ द कन्वर्सेशन आर इवॉल्व। एक स्मॉल रिहर्सल हम कर भी सकते हैं अगर जो हमारी कन्वर्सेशन है, डायलॉग हैं, उनमें वो इन्वॉल्व है। मतलब अगर ज़रूरत है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है कि ज़रूरी ही करनी है। इनैक्टिंग द रोल प्ले विद और विदाउट सिंपल कॉस्ट्यूम, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे ड्रामा में ज़रूरी होता है कि हम जिसका मतलब जिसकी भूमिका निभा रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पैटर्न होता है, लेकिन रोल प्ले में सिंपल कॉस्ट्यूम के साथ भी हम कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर हमारे पास उस अभिनय से रिलेटेड कॉस्ट्यूम है तो हम उसमें भी कर सकते हैं। और इसमें फीडबैक दिया जाता है पीयर्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। तो मतलब ये सिंपल से स्टेप होते हैं, इनमें हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये है जैसे हम किसका रोल प्ले कर सकते हैं क्लास में, पंचायती प्रेसिडेंट, कोई पंचायत का प्रेसिडेंट है और वो अपनी ग्राम सभा को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो हम किसी बच्चे को ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब इसकी क्यों बना रहे हैं हम क्यों करेंगे ये, तो रोल प्ले से जो चीज़ें हैं बच्चे उनको सेंसिटाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को मतलब उसको एक्सपीरियंस करते हैं ना बच्चे, उसके बारे में भूमिका निभा रहे हैं तो उसकी गंभीरता को और अच्छे से वो समझेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। कम्युनिकेशन स्किल हमने पढ़ा कि वो एक लाइफ स्किल भी है, ठीक है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए कि किसी की फीलिंग्स, किसी बच्चे की फीलिंग्स को हम हर्ट ना कर दें। वैसे तो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम बच्चों के लेवल पर एटलीस्ट एक बार हम बोल सकते हैं कि चलो अब तुम अपने आप प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की। और जब हम रोल सेलेक्ट करें तब हमें प्रिकॉशन देखनी चाहिए कि बच्चे जो मतलब एटलीस्ट जो बच्चा ज़्यादा बोल रहा है, जो कर सकता है, उसको देनी चाहिए, हमें बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। या फिर हम उसे बाद में बोल सकते हैं कि बाद का जो रोल प्ले होगा वो हम तुमसे कराएंगे इस तरह से, मतलब बच्चे हर्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड।
वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स। अब जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक्टिविटी बेस्ड है, एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है जो नेचुरल सेटिंग के अंदर होता है। इसमें अपॉर्चुनिटी होती है इंटीग्रेट द फीचर्स ऑफ मैनी अदर मैथड। इसके अंदर अदर मैथड्स के फीचर्स भी इंटीग्रेट होते हैं, जैसे फील्ड विजिट, एक्टिविटी बेस्ड मैथड, कोऑपरेटिव लर्निंग क्योंकि ग्रुप में काम करते हैं, कंसेप्ट मैपिंग, मैप बेस्ड लर्निंग, इस तरह से। अब प्रोजेक्ट मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें इनको ध्यान रखना है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। अगर हम बच्चों को उस नॉलेज का पर्पस बता दें कि तुम ये क्यों सीख रहे हो, क्यों आप ये कर रहे हो ये एक्टिविटी, तो ये उसके लिए ग्रेट स्टिमुलस बन जाता है, एक बड़ा उत्प्रेरक बन जाता है। और बच्चे अगर ये समझ ले कि क्या इस एक्टिविटी को करने का क्या गोल है, तो वो उस एक्टिविटी को करने के लिए मोटिवेट्स होता है। जो इंटरेस्ट है वो एमलेस और मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ से नहीं आ सकता, इसीलिए पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमें कि वो फिज़िकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज़ करें, और वो अपनी लाइफ को करके जिए, यानी करके सीखें भी बोल सकते हैं, लिव थ्रू डूइंग, करके जिए अपनी लाइफ को। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर होता है। अगर हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन को, न्यू फैक्ट्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं बाय एक्सपीरियंसेस। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। बच्चा एक सोशल बीइंग है, एक सामाजिक प्राणी है। हमें बच्चे को तैयार भी करना है सोशल लाइफ के लिए, तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कॉर्पोरेट लाइफ की, और बच्चों को ग्रुप में वर्क करना सिखाना चाहिए। रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। लाइफ इज़ रियल एंड एजुकेशन टू बी मीनिंगफुल मस्ट बी रियल। भाई लाइफ रियल है, एजुकेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें बच्चे को हम नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ सिचुएशंस में हम बच्चों को एक प्रॉब्लम देते हैं, तब बच्चा देखता है कि ये तो वास्तविक चीज़, मतलब वास्तविक चीज़ों के थ्रू वास्तविकता के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। अब बच्चों को हमें फ्रीडम देनी चाहिए। जो एक्टिविटी है वो स्पॉन्टेनियस बच्चे के अंदर आनी चाहिए कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, वो स्वतः स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, किसी के द्वारा फोर्स नहीं होनी चाहिए। बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी अवरोध, कोई रुकावट, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फ्रीली बच्चे उस एक्टिविटी को चूज़ करे, उसको परफॉर्म करे अपनी नीड के, अपनी कैपेसिटी, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो नॉलेज है वो वर्थलेस हो जाएगी अगर वो यूज़फुल ना हो, वो प्रैक्टिकल ना हो। तो इसीलिए जो भी हम एक्टिविटी चूज़ करें उसके कोई ना कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। अब गुड प्रोजेक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। अ गुड प्रोजेक्ट इज़ दैट विच इज़ इंटरेस्टिंग टू स्टूडेंट टू वर्क अपॉन, कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें बच्चा काम करना चाहे और बच्चे को एक्सपीरियंस दे साथ में काम करने के, उसके अंदर कोऑपरेटिव स्पिरिट को जगाए और यूज़फुल हो, रीज़नेबल हो। मतलब इस तरह से फीचर्स है गुड प्रोजेक्ट के। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरह से एक प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप के अंदर कराया जाता है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेज हैं। जैसे सबसे पहले हमें बच्चों के लिए एक ग्रुप बनाना होगा, ग्रुप को फॉर्म करना होगा, ये बच्चा खुद सेलेक्ट करेगा। एक थीम सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद सम थीम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद लिस्टिंग करनी होगी। वर्क टू बी डन अंडर ईच सब थीम्स, कि क्या काम किस थीम के अंदर करना है। फिर सिलेक्शन करना होगा सब थीम्स का। पहला हमें क्या करना है, ग्रुप बना लिया, उसके बाद हमने एक थीम सेलेक्ट कर दी, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करनी है सब थीम्स। उसके बाद ये भी देखना है कि इस थीम के अंदर क्या क्या काम हो सकता है। आइडेंटिफाई कर लिया, लिस्ट कर लिया, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये हमने चूज़ कर ली, ये सब थीम है। एक्सेप्टिंग अ स्पेसिफिक टास्क बाय एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप। एक हम डिस्कस कर लेंगे, बच्चे डिस्कस कर लेंगे कि क्या टास्क किस बच्चे के द्वारा किया जाना है। कलेक्शन ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेज, उनका कलेक्शन करेंगे बच्चे। प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन को, ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे और टीचर्स और पीयर से फीडबैक लेंगे। तो ये स्टेप्स हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है कि बच्चा रियल लाइफ में चीज़ों को सीखता है, कोरिलेट करता है ये बाकी स्कूल सब्जेक्ट्स को, मतलब
एक इंटीग्रेटेड थीम है इसकी, अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चा लेबर और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को की जो महत्वता है उसको समझें, और एक एम्पल स्कोप है इसमें लाइफ स्किल्स को डेवलप करने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को डेवलप करने का। नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है कि अगर हम प्रोजेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि जो बच्चे हमारा टाइम टेबल है क्लासेस का, रेगुलर जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो उसकी सेटिंग बिगड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि मतलब डिफ़िकल्टीज़ में आ सकते हैं कि बाकी जो स्टाफ है, मतलब मान लो कि मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 2 घंटे चलने वाला है और बाद की ज़्यादा से ज़्यादा एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है या 1 आवर का, मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता कहीं भी, और वो टीचर बाद वाले जो टीचर है वो मना कर दे कि नहीं मैं मुझे अपना लेक्चर लेना है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अगर अदर स्टाफ जो है स्कूल का वो कोऑपरेट ना करे तो। और ये प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, स्टूडेंट को अप्रोप्रिएटली गाइडेंस मिलनी चाहिए, वरना फेल हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके। नेक्स्ट है, हाँ, इसके अंदर एक लाइब्रेरी, गुड लाइब्रेरी और सोर्स और इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, कि उस स्कूल में लाइब्रेरी हो, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज मौजूद हों। अब टीचर का क्या रोल है, तो भाई जो टीचर है उसको क्या करना है, एक जो प्रोजेक्ट मेथड का एक डेफिनेट प्रोसीजर है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन दे जिसमें बच्चा स्पॉन्टेनियसली उस प्रॉब्लम को, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तैयार हो, रेडी हो, उसके अंदर ये डिज़ायर हो कि मुझे प्रॉब्लम सोल्व करने, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम हमें बच्चों को देनी है। उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट और टेस्ट और एप्टीट्यूड नीड के अकॉर्डिंग हो, तो टीचर को इसके बारे में डिस्कवरिंग, मतलब पता होना चाहिए हर बच्चे के बारे में। फिर teacher may converse with the class on different topics of interest to them. Pictures of different scenes may be shown to them. अब ये टीचर्स कर सकता है कि डिफरेंट टॉपिक दे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर पिक्चर्स डिफरेंट तरीके शो करे, सर्वे करा सकता है लोकल कंडीशंस में, या फिर द टीचर इज टैप ऑल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड वर्ड वाइल सिचुएशन। उसके मतलब जो भी रिसोर्स चाहिए वो टीचर प्रोवाइड करा सकता है। मोस्ट ऑफ एजुकेटर्स का ये व्यू है कि जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों के द्वारा सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो बच्चों के द्वारा सिलेक्टेड होगा तो बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इंटरेस्ट के थ्रू उसको समझ पाएंगे, और मतलब जो पर्पज़ है उस एक्टिविटी को कराने का वो बच्चों को स्टिमुलेट करेगा, उनको प्रेरित करेगा उस एक्टिविटी को करने के लिए। जो टीचर ऐसा नहीं मानते, जो लोग ऐसा नहीं मानते कि बच्चों के द्वारा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, वो लोग ये मतलब ये मानते हैं, ये जो अदर टीचर्स हैं कि नहीं टीचर के द्वारा ही सिलेक्ट होना चाहिए, बच्चे के द्वारा नहीं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि अगर बच्चे सिलेक्ट करेंगे तो बच्चे तो अपनी रीच के अकॉर्डिंग, अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, जो उनको अच्छे से आती होगी वो टॉपिक वो ले लेंगे। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो एक्टिविटी है वो टीचर के द्वारा सेलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इमेच्योर हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करने में, सेलेक्ट करने में। अभी हमने इससे पहले रोल प्ले को देखा था। रोल प्ले और ड्रामा में ये अंतर होता है कि रोल प्ले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ड्रामा में सारी चीज़ें प्रीफिक्स होती हैं, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हमें नहीं मिलती, हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। हम सभी ने ड्रामास देखे होंगे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, इनके अलग अलग स्टेज रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि थिएटर, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक हो सकता है, यक्षगान हो सकता है। इनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, तो क्या इनकी एजुकेशनल वैल्यू भी होगी? एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में? चलिए देखते हैं। ड्रामा का मतलब क्या है? प्री डिसाइडेड सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स प्री डिसाइडेड होंगे, एक्टर्स जो होंगे वो जेस्चर्स के थ्रू, म्यूजिक, डांस या फिर कोई स्पेशल इफेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे। ड्रामा में प्री डिसाइडेड रिटन पार्ट्स होते हैं ड्रामा के, ड्रामा रेडीमेड भी हो सकता है, बट जो रेडीमेड ड्रामा है क्या वो लेसन के लिए या लेसन की जो थीम है उसको मैच कर रहा है, या फिर स्टूडेंट्स का जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है क्या वो उसको मैच कर रहा है। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है टीचर को अपने लेसन के अंदर उसका एक थिएट्रिकल पार्ट की, जिससे वो थिएटर में परफॉर्म, एज अ थिएटर वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई पार्ट है लेसन के अंदर? और अगर है तो टीचर उसके
कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग्स कन्वर्सेशंस को भी डेवलप कर सकता है। आइडेंटिफाई करेगा कि कौन बच्चे इस रोल को अच्छे से निभा सकते हैं। इसमें मैनी नंबर ऑफ रिहर्सल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो विदाउट म्यूज़िक और विदाउट कॉस्ट्यूम हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ना हो म्यूज़िक के लिए, बट हम उन बच्चों का एक इंट्रोडक्शन दें जो इसको प्ले कर रहे हैं इन मेरे रोल्स को। स्टेप्स क्या हैं? डिटरमाइन करेंगे थिएट्रिकल एलिमेंट इन द लेसन, कि लेसन में क्या क्या थिएट्रिकल एलिमेंट्स हैं। सर्च करेंगे या फाइंड करेंगे एक प्ले को जो उस थीम के अकॉर्डिंग काम करे। मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बाद हम उस प्ले को। डिसाइड करेंगे कौन बच्चे इस ड्रामा के रोल को प्ले करेंगे, उनको उनके रोल्स देंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग्स हैं, उनको आप नोट डाउन करो। उनको टाइम देंगे कन्वर्सेशन को रेडी करने का, मगअप करने का, उसको लर्न करने का और अंडरस्टैंड करने का थीम ऑफ द प्ले। उनको रिहर्सल्स कराएंगे। रिहर्सल्स कॉस्ट्यूम के थ्रू होगी, म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। उसके बाद इनैक्टमेंट होगा ड्रामा का, यानी ड्रामा को एक्ट किया जाएगा और फिर फीडबैक मांगा जाएगा ड्रामा की लैंग्वेज, थीम, एक्टिंग, डायलॉग। ठीक है, बच्चे और टीचर्स उनको क्या दे सकते हैं? फीडबैक दे सकते हैं। इन कॉस्ट्यूम्स ऑफ द ड्रामा में नॉट बी कॉस्ट्यूम मेड और फ्रॉम अ थिएटर कंपनी, दे मे बी improvised somewhat ordinary compared to professional drama। प्रोफेशनल ड्रामा में क्या होता है? सब कुछ परफेक्ट होता है। ड्रेसेस थिएट्रिकल जो कंपनीज़ हैं उनसे आती है, बट हम जो स्कूल में ड्रामा कर रहे हैं उसमें हम सिंपली ऑर्डिनरी ड्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल ड्रामा की तरह हम ड्रेसेस का यूज़ इसमें करें। कुछ ड्रामा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कुछ स्पीच ओरिएंटेड होते हैं। और जैसे कृष्णा द चाइल्ड, इसमें ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया छत्रपति शिवाजी, इसमें ज़्यादा वर्ड्स पर बल दिया जाएगा। जब टीचर ड्रामा को करवा रहा है तब उसको देखना चाहिए कि कितनी कॉस्ट उसमें लग सकती है, कितना टाइम लग सकता है, स्कूल्स की फ़िलॉसफी को वो फॉलो कर रहा है या नहीं। अब हम ओरिजिनल ऑथर्स के थ्रू जो रेडीमेड ड्रामाज हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट उनसे पहले जो उनके ओरिजिनल ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उनसे हमें परमिशन लेनी चाहिए। और अगर कोई रॉयल्टी है, अगर कोई चार्ज कोई हमें पे करना है अगर उसके लिए, तो हमें वो पे भी उसका करना चाहिए। जो ड्रामा है उसकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों। ठीक है, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है हमें इस चीज़ में। तो ये था हमारा ड्रामेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो बच्चे की एबिलिटी, बच्चे के लेवल को देखते हुए हम इसको अपनाते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है। प्रत्येक ग्रुप का प्रत्येक मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है ना सिर्फ लर्निंग के लिए बल्कि हेल्प टीममेट्स, बल्कि उसे क्या करना है? सिर्फ लर्निंग ही नहीं करनी, अपने टीममेट्स की हेल्प भी करनी है। इसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है अचीवमेंट का, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, सक्सेसफुली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। कोऑपरेटिव एफर्ट्स रिजल्ट इन पार्टिसिपेटिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स सो दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स। अब इसमें जो ये ग्रुप्स हैं ये इनके कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के एफर्ट से गेन करते हैं। और इनका एक कॉमन फेट होता है, या तो सभी डूबेंगे या फिर सभी स्विम कर जाएंगे। यानी एक कॉमन जो उनका रिजल्ट आएगा ना वो सबके लिए बराबर होगा, सबका वही रिजल्ट होगा, एक तरह से कॉमन फेट है। नो दैट वंस परफॉर्मेंस इज म्यूचुअली कॉज्ड बाय वन सेल्फ एंड वंस टीम मेंबर, कि जो परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं वो मतलब कॉज्ड बाय वन सेल्फ और वंस सबके द्वारा है, म्यूचुअली है, किसी एक के द्वारा नहीं है वो। ठीक है, और फील प्राउड एंड जॉइंटली सेलिब्रेट व्हेन अ ग्रुप मेंबर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर अचीवमेंट। अगर कोई ग्रुप मेंबर अचीवमेंट के लिए रिकॉग्नाइज हो रहा है तो हमें उस पर फील करना है, प्राउडली फील करना है और जॉइंटली उसको सेलिब्रेट करना है। ये भाई इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इस पर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं अगर हम प्रीवियस पेपर्स को उठा के देखेंगे। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई एक ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। चीज़ों वो सक्सेस के लिए, चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करें और एक कंट्रीब्यूशन करें, जॉइंट एफर्ट्स हों उनके,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर का बच्चों का, और बच्चों मतलब स्टूडेंट का, स्टूडेंट टीचर का एक फेस टू फेस इंटरेक्शन इसके अंदर होता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होते हैं, जो चीज़ें करते हैं कैसे करते हैं उनके लिए इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वो जवाबदेह होते हैं। और इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स उनके अंदर डेवलप होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो जो स्किल्स हैं उसके अंदर डेवलप होती हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ग्रुप प्रोसेसिंग जो है बच्चे सीखते हैं। ग्रुप मेंबर्स डिस्कस हाउ वेल दे आर अचीविंग देयर गोल्स एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव वर्किंग रिलेशंस, किस तरह से वो अपने गोल को अचीव करें और किस तरह से वो इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं ग्रुप मेंबर्स, कौन से एक्शंस उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, कौन से नहीं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। प्रमोट करता है स्टूडेंट लर्निंग और एकेडमिक अचीवमेंट को, कि इससे बच्चों की लर्निंग होती है, एकेडमिक अचीवमेंट मिलती है। स्टूडेंट की रिटेंशन इंक्रीज़ होती है। बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो जो उनकी रिटेंशन पावर है, क्योंकि बच्चे एक्सपीरियंस भी करते हैं उस चीज़ को, तो उनकी रिटेंशन, उनकी धारण करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। एनहेंस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन विद लर्निंग, बच्चे करके सीख रहे हैं तो उनको क्या मिलता है, एक्टिविटी बेस्ड है ये कोऑपरेटिव लर्निंग, तो बच्चों को एक्सपीरियंसेस भी, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। हेल्प करता है डेवलप करने में स्किल्स को, जैसे ओरल कम्युनिकेशन। डेवलप करता है सोशल स्किल्स को बच्चे के अंदर। प्रमोट करता है सेल्फ एस्टीम को। हर बच्चा ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, हर बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि मैंने भी अपने ग्रुप के लिए किया, तो एक सेल्फ एस्टीम की भावना उसके अंदर प्रमोट होती है। हेल्प टू प्रमोट पॉजिटिव रेस रिलेशन, एक पॉजिटिव रेस रिलेशन उस बच्चे के अंदर डेवलप होता है। तो ये हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग था। इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जितना भी अभी तक काम कर रही हूँ वो मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही रही है, मुझे खुद से करना था। बट अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो उससे एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसीलिए आप लाइक करें, कमेंट करें। भाई आप ये भी कमेंट कर सकते हो कैसे इम्प्रूव करना है, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट करो, एटलीस्ट करो तो, ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चा देख रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, मैं एम ही बनाए जा रही हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। थैंक यू सो मच।